आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री शुरू करते हैं। लेसन शुरू करेंगे हम लोग। लेसन का नाम है जैव अणु। जैव अणु जो होता है, इस जैव अणु से बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं रसायन विज्ञान में। ये बायोलॉजी का पार्ट है और केमिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए इसको आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कुछ पार्ट आपके बायोलॉजी में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैव अणु जो पढ़ेंगे, जैव अणु का मतलब होता है कि जो जीवों के शरीर में जो बनने वाले अणु होते हैं या जीवों के शरीर में जो आवश्यक अणु होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं जैव अणु। जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो हम पहले चर्चा करेंगे जैव अणु पे। और जैव अणु में कोई टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला क्लास है, क्लास 12 का। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि अमीनो अम्ल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? अमीनो अम्ल क्या होता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अमीनो, अब देखिए इसमें दो वर्ड मिला हुआ है। एक वर्ड मिला हुआ है अमीनो और एक वर्ड मिला हुआ है अम्ल। ठीक है, एक वर्ड क्या मिला हुआ है? अमीनो। दूसरा वर्ड क्या है? अम्ल है। अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अमीनो और अम्ल। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं अमीनो अम्ल में कि जो अमीनो अम्ल होते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, पहले परिभाषा आपको लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। परिभाषा पहले लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। तो परिभाषा लिखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे व्युत्पन्नक, वे व्युत्पन्नक, कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे व्युत्पन्नक जिनमें जिनमें क्षारीय अमीनो समूह, जिनमें क्षारीय अमीनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह, अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल किसे कहेंगे? यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नक। व्युत्पन्नक का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से निर्मित। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से निर्मित। व्युत्पन्नक का मतलब होता है निर्मित, यानी उत्पन्न, व्युत्पन्न। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे व्युत्पन्नक जिनमें क्षारीय अमीनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। तो आप ऐसे कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे व्युत्पन्नक जिनमें क्षारीय अमीनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहते हैं उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल की देखिए, यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखना है। पहला यहाँ पर कि क्षारीय अमीनो समूह और अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, यहाँ पर यानी आप ये जानते हैं कि जो अमीनो समूह होता है वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH होता है। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH होता है। और जो अमीनो समूह क्या होता है? यहाँ पर NH2 होता है। क्या होता है? NH2। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि वे व्युत्पन्नक जिनमें क्षारीय NH2 समूह तथा अम्लीय COOH समूह उपस्थित रहते हैं उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिस व्युत्पन्नक में, जिस डेरिवेटिव्स में
NH2 यानी अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहेगा, उसे हम कहेंगे अमीनो अम्ल। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सूत्र अमीनो का है और ये किसका है? अम्ल का है। ठीक है, तो जब दोनों मिल जाएंगे एक ही में तो क्या आ जाएगा? अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर RCHCOOH और यहाँ पर हो गया NH2। ठीक है, NH2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये COOH जो है कैसा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। कैसा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह है। और जो NH2 है कैसा समूह है? अमीनो समूह है। अमीनो समूह है। ठीक है, अमीनो समूह है। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे यौगिक में एक तो अमीनो, एक रहे चाहे अधिक रहे उससे मतलब नहीं है, बस अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो जिस डेरिवेटिव्स में, चाहे जिस यौगिक में, जिस भी उत्पन्नक में अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों एक साथ पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए NH2 यानी ये अमीनो समूह इसी में जुड़ा हुआ है और इसी में जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह, और ये कैसा है? अम्लीय प्रकृति का होता है और ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो अमीनो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी क्षार होता है, और जो COOH होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान चुके हैं यहाँ पर कि अमीनो अम्ल क्या होता है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर अमीनो अम्लों के प्रकार पर। बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। हालांकि केमिस्ट्री बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन होने के कारण ये बहुत अधिक कठिन होती है, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अमीनो अम्लों के प्रकार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी अमीनो अम्लों के प्रकार। ठीक है, प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहला पढ़ेंगे अमीनो समूह। अमीनो समूह की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकार। अगर पूछते आपसे कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं अमीनो समूह की उपस्थिति के आधार पर, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो समूह यानी कि उस अमीनो अम्ल में अमीनो समूह का उपस्थित है, इसके आधार पर हमने डिवाइड किया है अमीनो अम्लों को 3 भाग में। पहला जो होता है ये होता है अल्फा अमीनो अम्ल। पहला क्या होता है? अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, पहला क्या होता है? अल्फा अमीनो अम्ल। दूसरा क्या होता है? बीटा अमीनो अम्ल। दूसरा क्या होता है? बीटा अमीनो अम्ल। बीटा अमीनो अम्ल। और तीसरा क्या होता है? गामा अमीनो अम्ल। तीसरा क्या होता है? गामा अमीनो अम्ल। क्या होता है? गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो समूह की उपस्थिति के आधार पर जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अल्फा अमीनो अम्ल, दूसरा बीटा अमीनो अम्ल, तीसरा गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहेंगे, बीटा अमीनो अम्ल किसे कहेंगे और गामा अमीनो अम्ल किसे कहेंगे। ठीक है, तब इसमें बताएंगे वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की अल्फा स्थिति पर उपस्थित
रहता है। ठीक है, यानी कि वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के अल्फा स्थिति पर उपस्थित रहता है, उस अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये कार्बन है, ठीक है, ये एच है, CH है, और यहाँ पर देखिए COOH ले लें और यहाँ पर ले लें हम NH2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर COOH यहाँ पर रहेगा COOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जिस कार्बन से COOH जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, जिस कार्बन से COOH कैसा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। कैसा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा कार्बोक्सिलिक समूह, उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके अगले वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। उसके अगले वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। तो आप यहाँ से जान चुके हैं कि इसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह, तो कैसा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। तो अब जब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो अम्ल है, अमीनो समूह है, तो उसे हम कहेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक ही कार्बन से अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं, ठीक है, जब एक ही कार्बन से अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों जुड़े होते हैं, तो उस अम्ल को हम बोलते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। उस अमीनो अम्ल को हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, आप परिभाषा इसको लिख सकते हैं। तो वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो समूह या जिनमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की अल्फा स्थिति पर, यानी कि अल्फा स्थिति पर उपस्थित है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अमीनो समूह है इस कार्बोक्सिलिक की अल्फा स्थिति पर उपस्थित है। तो जब भी अल्फा पर पाया जाएगा NH2 समूह यानी अमीनो समूह, तो उसे कहेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। और जब ये बीटा पर पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे बीटा अमीनो अम्ल। और जब अमीनो समूह गामा पर पाया जाएगा उसे बोलेंगे गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा परिभाषा क्या होगी इसकी? बीटा अमीनो अम्ल की। इसी से आप लिख सकते हैं, आप बताएंगे, बस कुछ नहीं करना है, जहां पर अल्फा वहीं पर क्या कर देंगे? बीटा लगा देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो समूह COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह की बीटा स्थिति पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यानी कि जब अमीनो अम्ल जो अमीनो समूह यानी कि जिस अमीनो अम्ल में अमीनो समूह क्या करेगा? बीटा पर उपस्थित रहेगा, उसे हम बोलेंगे बीटा अमीनो अम्ल। एग्जाम्पल की बात करें तो RCH2CH और यहाँ पर COOH। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कार्बोक्सिलिक समूह, और ये कैसा हो गया? अल्फा कार्बन, क्योंकि हमने बताया आपको कि जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा ये समूह, उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट COOH, तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो अगला क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। और जब इसी बीटा कार्बन पर जुड़ा रहेगा NH2 यानी कि अमीनो समूह, कैसा समूह? अमीनो समूह, तो हम कहेंगे इसे बीटा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप केवल एग्जाम्पल पता रहेगा तो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि वे अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की अल्फा स्थिति पर उपस्थित रहेगा, उसे हम कहेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। और वे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की बीटा स्थिति पर रहेगा अमीनो समूह, उसे हम कहेंगे बीटा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो जब अमीनो समूह बीटा स्थिति पर रहेगा, तो उसे कहेंगे हम बीटा अमीनो अम्ल। और जब अल्फा स्थिति पर रहेगा उसे बोलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा किसे कंसीडर करेंगे हम? तो जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा COOH, उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। अगले वाले को बीटा, इसके अगले वाले को गामा।
ठीक है, इसकी परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, बस जहां पर बीटा है वहां पर क्या कर देना है, गामा लिख देना है। तो इसमें क्या बताएंगे कि वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की गामा स्थिति पर उपस्थित रहते हैं उन्हें हम कहते हैं गामा अमीनो अम्ल। ध्यान सुनिए फिर से, वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की गामा स्थिति पर उपस्थित रहते हैं उन्हें कहते हैं गामा अमीनो अम्ल। एग्जाम्पल के लिए इसका लिखवा दे रहे हैं हम, जैसे RCH2 सॉरी यहाँ पर CH रहेगा, केवल यहाँ पर CH2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 अन्य से जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बांड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है यहाँ 1 बांड और यहाँ 2 बांड बनाया और 2 H से, तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 और 1 H से 4। ठीक है, तो हर जगह 4 ही रहेगा आपका। यहाँ पर देखें इस वाले पर तो 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग CH2COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ है किससे, इस वाले कार्बन से। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन और ये हो गया गामा कार्बन। और जब गामा कार्बन जुड़ा रहेगा NH2 समूह यानी कि अमीनो समूह, तो इसे हम क्या कहेंगे, गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो वे अमीनो अम्ल जिसमें जो अमीनो समूह होता है कार्बोक्सिलिक समूह की गामा स्थिति पर रहेगा उसे बोलेंगे हम गामा अमीनो अम्ल। क्योंकि गामा पर क्या है, अमीनो समूह है। गामा पर जब अमीनो समूह है तो गामा अमीनो अम्ल, और जब बीटा पर रहेगा, बीटा कार्बन पर रहेगा अमीनो समूह तो बीटा अमीनो अम्ल, और जब अल्फा कार्बन पर रहेगा अमीनो समूह तो उसे बोलेंगे हम अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो हमने प्रकार पढ़ लिया कि हमने पढ़ा कि अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, फिर हमने बताया कि अमीनो समूह के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल। तो आप बताएंगे कि अमीनो समूह की उपस्थिति के आधार पर अमीनो अम्ल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा अमीनो अम्ल। हमने तीनों के बारे में डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, अभी हम जो इसका अगला पार्ट है ले चलेंगे अगले वीडियोज में।